जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम लोग इस भाग के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का 9वां भाग देखेंगे और इस भाग में हम लोग जो है एक नए वंश अर्थात खिलजी वंश के बारे में डिस्कस किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले 8 जो भाग देखे हैं उस भाग के अंतर्गत गुलाम वंश पूरा का पूरा फिनिश हो गया था और सल्तनत काल का आज के इस भाग में हम लोग दूसरा राजवंश देखेंगे, खिलजी वंश, ठीक है ना। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं खिलजी वंश के बारे में, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश के अंतिम जो 2 शासक थे, अंतिम जो 2 सुल्तान थे, एक कैकवाद था और कैकवाद का लड़का जो है शमसुद्दीन कैमोश था, जो मात्र 3 साल का था। उसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था और इसी के यानी जो हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह जो है कैमोश को पालने के लिए जिम्मेदारी लेता है, कैमोश को पालने के लिए जिम्मेदारी लेता है। लेकिन क्या करता है, क्योंकि जो कैकवाद होता है वो उसको पैरालाइज हो जाता है, यानी लकवा मार देता है और काफ़ी जो है उस समय यह उतना योग्य नहीं रहता शरीर से कि वह अपने राजकाज को संभाल सके और बच्चे का जो है पालन कर सके। बाद में जो है किसी कारणवश जो है कुछ लोग जो है उसकी हत्या कर देते हैं। अक्सर इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही हाथ है। बाद में जो है जिम्मेदारी मिल जाती है इसको, जलालुद्दीन फिरोज को, कैकवाद की। कैकवाद के बाद जो होता है वो कैमोश के लालन पालन का भी जिम्मेदारी इसी को मिल जाता है। बाद में जो होता है षड्यंत्र रचकर कैमोश को जो भी मार देता है और उसको मारकर जो है एक नए वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश। वास्तव में जो ये खिलजी वंश है यह तुर्की का एक जगह है खल्ज, तुर्की का एक जगह है खल्ज अथवा खलाज। वहाँ से ये मूल निवासी वहीं के थे जो बाद में अफगानिस्तान में आके बस गए थे, ठीक है ना। यानी ये मूलतः कहाँ के थे, खल्ज के थे, ठीक है ना। जो आगे चलकर खल्ज के निवासी खिलजी वंश से संबंधित अपना संबंध बताएं, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे। पहले मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत खिलजी जो राजवंश है उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है, 1290 से लेकर 1320 तक चलता है इनका। यानी सबसे छोटा, पूरे सल्तनत काल में सबसे छोटा कार्यकाल इन लोगों का है, यानी जो है राजवंश शासन सबसे छोटा है। संस्थापक की बात करते हैं खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। सत्ता से पहले यानी सुल्तान बनने से पहले इसका नाम मलिक फिरोज था। अगर जो मलिक फिरोज अर्थात जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं इसके जन्म की, तो 1220 ईस्वी में होता है। 14 अक्टूबर 1220 ईस्वी में कलात के पास जो अफगानिस्तान में है, यहीं पे इसका जन्म होता है। मृत्यु की बात करते हैं तो 19 जुलाई 1296 में कड़ा मणिकपुर जगह जो प्रयागराज में स्थित है वहाँ पर इसकी मृत्यु होती है। हत्या के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। पत्नी की बात करते हैं तो मलिका जहाँ इसकी पत्नी है और बच्चे की बात करते हैं, उपाधि की बात करते हैं तो इसने उपाधियाँ धारण किया था, इमाम की उपाधियाँ और खिलाफत उल्लाह की उपाधियाँ धारण किया था, ठीक है। कौन, फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब बात करते हैं इसके बच्चे की, तो बच्चे जो है इसे रुकनुद्दीन इब्राहिम, जलालत अल दीन रद्दिया, मुइज़ अल दीन, बहराम शाह और मेहरुन्निसा, ये इसके प्रमुख बच्चे थे, ठीक है। देखिए इसके बारे में प्रारंभिक जीवन कैसे होता है। 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन कैमोश की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है और एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर हबीस, इस घटना को जो है जब खिलजी वंश की स्थापना करते हैं मारकर कैमोश को, तो इस घटना को जो है वो खिलजी क्रांति के नाम से कहते हैं। प्रोफेसर हबीब के अनुसार यह
जो खिलजी वंश की स्थापना हुई है कैमूर्स को मार के, उनके अनुसार जो है वह खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है या संबोधित किए हैं। 70 वर्ष की आयु में यह 13 जून 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी सल्तनत काल के सभी शासकों में सबसे उम्रदराज शासक यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, अब बात करते हैं अपना राज्याभिषेक जो होता है यह किलोखरी के महल में, यह किलोखरी महल जो होता है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? यही कैकुआत के द्वारा बनवाया गया महल था। उसी में जो है यह क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करता है और बाद में किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। 1290 ईस्वी में जो है इसके कुछ विद्रोही होते हैं। विद्रोहियों को दबाने के लिए एक प्रमुख विद्रोही होता है मलिक छज्जू। यही मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा होता है, इसके ये क्या करता है, मुल्तान को इसकी जिम्मेदारी मिलती है तो मुल्तान में ही जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है मलिक छज्जू और अपने नाम के सिक्के चलाता है। जब इसको पता चलता है कि जो है हमारा ये विरोधी हो गया है तो क्या करता है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और मलिक छज्जू के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और युद्ध में जो है मलिक छज्जू हार जाता है। लेकिन मलिक छज्जू को हराने के बाद जलालुद्दीन फिरोज उसको मारता नहीं है बल्कि क्या कर देता है, माफ कर देता है और रात में जो है भोज पर बुलाता है। भोज पर जो है इसको समझाता है और इसकी इतिहासकारों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि यह अपने शत्रुओं को कभी भी मारा नहीं था, यानी अपने शत्रुओं को हराया था लेकिन कभी भी मौत की घाट उतारा नहीं था। इतना उदारवादी इतिहासकार बताते हैं। लेकिन उदारवादी कैसे हो सकता है जब एक 3 साल के बच्चे को अर्थात कैमूर्स को मार सकता है तो उदारवादी कैसे हो सकता है? इतिहासकार कुछ अलग अलग मत के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं छज्जू की हो गई। और एक सीदी मौला जो ईरानी एक फकीर थे, वह जब आते हैं तो षड्यंत्र के शक में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इनको हाथी से कुचलवा देता है और यही इसकी घटना जलालुद्दीन फिरोज की जीवन काल का माथे का कलंक के नाम से इतिहासकार इसको कहते हैं, क्योंकि यह हाथी को कुचलवा दे, इसके अलावा यह और किसी को मारा नहीं था। इतिहासकार के अनुसार ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए विजय अभियान की बात करते हैं तो कुछ इसने विजय अभियान भी किया था। 1290 में शासन पर बैठते ही, सत्ता संभालते ही रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर के शासक हमीर देव पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण इसका असफल हो जाता है। यहाँ पर जो है इसको असफलता नहीं मिलती है, असफल रहता है। ठीक है, असफल इस वजह से रहता है क्योंकि ये हमीरदेव अपने किले में रहते हैं और यह बार बार इनको ललकारता है लेकिन हमीरदेव नहीं निकलते हैं। बाद में पता चलता है जब इसको लगता है कि हम इनसे पेश नहीं पाएंगे तो ये क्या कहता है अपने सैनिकों से, अपने लोगों से कि हम अपने सैनिक की इतनी फिक्र रखते हैं कि अपने सैनिक की सत्ता के खातिर जान नहीं गंवा सकते हैं या किसी पर आक्रमण के चलते हम अपने सैनिकों की जान नहीं गंवा सकते, इतना हम अपने सैनिकों की फिक्र करते हैं। ये वही बात हुआ जैसे अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, 1292 में भिलसा अभियान करता है, यानी भिलसा पर आक्रमण करता है जो मालवा, और वहाँ पर अलाउद्दीन के नेतृत्व में जो है अटैक करता है मालवा पर, जहाँ पर इसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है और यहाँ पर बहुत सारे धन लूटता है। 1290 में ही इस पर जो है मंगोलों का आक्रमण होता है, यानी मंगोल एक अब्दुल्ला नाम का मंगोल था जो है आक्रमण करता है। बाद में जो है अब्दुल्ला से समझौता हो जाता है, परिणाम निकलता है, क्योंकि अब्दुल्ला को कहता है, अब्दुल्ला आप तो मेरे पुत्र के समान हो, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, और अपनी बातों में जो है वह क्या करता है, फंसा के जो है इसको जो है समझौता कर लेता है। फिर दोबारा अब्दुल्ला जो है कभी भी इस पर यानी जलालुद्दीन फिरोज पर आक्रमण नहीं करता है। 1200 और इसी साल में जो है एक मंगोल उलूग खां भी आक्रमण करता है, लेकिन यह भी जो है इसकी बातों में आ जाता है और लगभग 4000 मंगोलों को जो है इस्लाम धर्म कबूलवा लेता है। जो वही 4000 मंगोल जो है आगे चल के दिल्ली में बस जाते हैं और नवीन मुसलमान कहलाते हैं। दिल्ली का एक जगह है मंगोलपुर, यह पूरा वही मंगोलों का बसेरा है। ठीक है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंगोल उलूग खां से जो है जलालुद्दीन फिरोज जो है अपनी लड़की की शादी भी कर देता है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में यह धर्म को राजनीति से अलग रखा,
यानी यह सल्तनत काल का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जो है राजनीति को धर्म से अलग किया था। नहीं तो और जितने भी मुसलमान थे, जैसे सुल्तान थे, इल्तुतमिश हुआ या बलबन हुआ या फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, वो सब के सब जो होते हैं धर्म यानी इस्लाम धर्म के अनुसार जो है राजनीति को चलाते थे, यानी राजनीति का मुख्य आधार जो है धर्म मानते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं किया है। इतिहासकार के अनुसार इसे उदारवादी नीति बताया गया है कि ये उदारवादी नीति अपनाता था प्रशासन के लिए। विरोधी को खुश करने का ये बहुत ज़्यादा प्रयास किया, यहाँ तक कि इतना प्रयास किया विरोधी को खुश करने के लिए कि अपने जो हीरे जवाहरात थे या फिर धन थे उनको जो है काफ़ी लुटाया विरोधियों को खुश करने के लिए। ये जानता था कि अगर जो विरोधी खुश रहेंगे तो हमारा सत्ता काफ़ी दिनों तक बना रहेगा। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार दासों तथा दरबारियों को ये बहुत अच्छे अच्छे उपाधियाँ भी दिया था। इस वजह से दरबारी लोग भी और दास लोग भी इससे क्या होते थे, काफ़ी खुश रहते थे। ठीक है। तो इतिहासकार इसको उदारवादी नीति मानते हैं। और इसके अनुसार सर अब एक कवि की बात करते हैं, तो कवि जो है अमीर खुसरो और हसन दहलवी इसके दरबारी कवि थे। ठीक है। और बात करते हैं 1296 की बात करते हैं, तो अलाउद्दीन के इशारे पर 1296 में जो है इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या जो होता है यही मणिपुर जो है मणिपुर में ही इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। एक षड्यंत्र के द्वारा ये बिना बताए जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को यह दौलत पर जो है दौलतागिरी यानी दौलताबाद जिसको देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा धन लूटता है। अब इसको पता चलता है कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं और क्यों ना हम ही सुल्तान बन जाए, तो धोखे से बुलाता है मणिपुर में और धोखे से बुलाकर जो है इसकी हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही बनता है इस राजवंश का। तो ये कुल मिला के जो है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था, जो स्थापक था किसका, खिलजी वंश का। और आगे